नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर में। और आज की हम कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। पहला टॉपिक ये है कि प्रसाद प्रोजेक्ट के तहत हमारी माननीय राष्ट्रपति जी ने बेदा चार्लम एंड रुद्रेश्वर टेम्पल के लिए प्रोजेक्ट प्रसाद के तहत इसका क्या किया है, प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है ताकि इसका हम डेवलप कर सकें। प्रसाद स्कीम के तहत हमने प्रसाद स्कीम को कल पढ़ा था, इसलिए हम आज नहीं पढ़ेंगे। आज हम केवल इन दो मंदिरों को पढ़ेंगे। अगर आपको प्रसाद स्कीम में बारे में जानकारी लेना है तो कल के लेक्चर में आप ले सकते हैं। वैसे ब्रीफ में मैं बता देता हूं। प्रसाद स्कीम का मतलब यह है कि जितना भी हमारा स्पिरिचुअल हेरिटेज साइट है उनका क्या करना, रिजुनवेशन करना, ताकि उनका हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करना, ताकि वहां पे जो टूरिस्ट है वो अट्रैक्ट हो सके, वहां की इकोनॉमी को बल मिले। तो इस सारी प्रक्रिया के लिए प्रसाद स्कीम सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा चलाई गई है। ठीक है। और 100% फंडिंग कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। राज्य सरकार इसमें एक भी पैसा नहीं देती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसको 2014-15 में सरकार ने लॉन्च किया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किसके लिए? जो भी हमारे श्रद्धालु आते हैं, जो भी हमारे टूरिस्ट आते हैं, उनको डेवलप करने के लिए इन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया। अब इस स्कीम में कुछ सिटी को आइडेंटिफाई किया गया है कि यहाँ पे हम डेवलपमेंट करेंगे ताकि हमारी इकोनॉमी वेल प्लान्ड हो सके और आर्थिक रूप से जो भी समावेशी, जो भी हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं, वो भी अधिक से अधिक लोग को तक, वो इकोनॉमी का जो भी चीज है वो आगे तक बढ़ सके। ठीक है। अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। तो इस स्कीम को, इस प्रसाद सिटी बोलते हैं, इसके तहत कुछ सिटी को आइडेंटिफाई किया गया है। अमृतसर, केदारनाथ, मथुरा, अजमेर, द्वारका, वाराणसी, गया, कामाख्या, ठीक है, पुरी, अमरावती, कुचिपुरम, बेलनकन्नी, इस प्रकार के कुछ सिटी को आइडेंटिफाई किया गया है और यहाँ पे डेवलपमेंट करने का प्लान इनके द्वारा किया जाता है। ठीक है। तो पहला जो टेंपल है, जैसे आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, वेदाचालम टेंपल, ये भगवान राम को डेडिकेटेड है और गोदावरी के लेफ्ट बैंक पे है, हमको देखने को मिलता है। इस नाम, इस रिवर को याद रखिएगा कि किस रिवर के किनारे मिलता है, क्योंकि अक्सर यहां से प्रश्न बनते हैं। इसका जो नाम पड़ा वो माउंटेन ऑफ बाद्रा बून चाइल्ड, जो कि मेरू और मेनका से संबंधित है, वहां से पड़ा। बाद्रागिरी बोलते हैं जिसको, माउंटेन को, उससे इसका नाम पड़ा बाद्रा चालम। 17वीं सेंचुरी में इसका सिग्निफिकेंस भगवान राम से संबंधित है, इसलिए रामायण से संबंधित आपको देखने को मिलेगा। पर्णाशाला विलेज, जो कि आपको दंडकारण्य जो फॉरेस्ट है वहां पे देखने को मिलेगा। माता सीता को जहां पे रावण ने अबडक्शन किया था, मां की हरण किया था, वहां से इस संबंधित चीज को आप देख सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपको देखना हो कि रावण ने मां सीता का हरण कहाँ किया था, तो आप यहाँ फॉरेस्ट में जाके देख सकते हैं। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है। मजाक कर रहा हूं। दूसरा, ऐसा लोगों को मानना है, ठीक है, मैं नास्तिक नहीं हूं, मैं भी आस्तिक हूं। ठीक है। लेकिन आस्तिक होने के साथ साथ जो आस्तिक है और जो साइंटिफिक रीजन है, उसमें हमारे पास कुछ कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर आप आस्तिक रहोगे तो आपको कोई भी चीज समझने में कोई भी प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी, क्योंकि सारा कुछ आप भगवान के ऊपर छोड़ देते हो। और नास्तिक रहोगे तो सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हो, तो आपको बहुत सारी समस्याओं का फेस करना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए भगवान कुछ नहीं है। ठीक है। तो आस्तिक होने का फायदा ये रहता है कि आपकी समस्याओं को समाधान बहुत शीघ्र होता है और आपके ऊपर लोड नहीं आता है, आपको टेंशन नहीं होता, आप मेंटल रूप से बिल्कुल फिट रहते हैं। जबकि नास्तिक होने में, अधिकांश लोगों में देखा गया है, जो नास्तिक लोग रहते हैं वो मेंटल रूप से फिट नहीं रहते हैं। ठीक है। ये उसका कुछ पॉजिटिव आपको देखने को मिल सकता है, तो आप इसको आसानी से देख सकते हैं। दूसरा, चलो ये एथिक्स की बातें हैं, एथिक्स जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे। ये डॉक्यूमेंटेड, जो इसको रिकंस्ट्रक्टेड किया गया था कंचाचाला गोपन्ना के द्वारा, जो कि बेदाचाला रामदासु थे, जो कि रेवेन्यू इंस्पेक्टर थे, तहसीलदार वहां पे, उनके द्वारा इसको रिकंस्ट्रक्ट किया था। रीजन ऑफ आबू
हसन में जो कि कुतुब शाह के सुल्तान ऑफ गोलकोंडा के क्षेत्र में आपको इस प्रकार की चीजें देखने को मिलेंगी। तो इसके बारे में हमने बेसिक पढ़ा। दूसरी चीज है रुद्रेश्वरम टेम्पल, जो कि मुंगलू, जो कि आपके तेलंगाना में फिर से देखने को मिलेगा। इसको रमप्पा टेम्पल भी हम बोलते हैं। और रमप्पा टेम्पल इंपोर्टेंट है क्योंकि इसको वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को की लिस्ट में कल्चरल में 2021 में शामिल किया गया था, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न आ सकता है क्योंकि चर्चा में रहा है और यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है, तो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। यूपीएससी जो महत्वपूर्ण चीजें होती है वहीं से प्रश्न पूछते हैं। इसको 1000 पिलर ऑफ टेम्पल भी बोलते हैं, रमप्पा टेम्पल भी बोलते हैं। और इससे शिव के लिए क्या है, डेडिकेटेड है, जिसमें आपको रामलिंगेश्वर स्वामी आपको देखने को मिलेंगे। और स्पेशल बात है कि इसको सैंड स्टोन टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, ठीक है, जिसको काकतीय जो साम्राज्य था वहां पे बनाया गया है, उस दौरान इनको बनाया गया। और पिरामिड जो बीम थे वो हॉरिजॉन्टली शेप्ड के टावर आपको देखने को मिलते थे, उसके द्वारा लाइट वेट में इसको पोरस ब्रिक्स के माध्यम से इसको बनाने का प्रयास किया गया है। काफी खूबसूरत टेम्पल है। जब भी आप तेलंगाना जाओ तो यहाँ पे आप मुलुगु में आप जाके इस टेम्पल को जरूर विजिट करिएगा, कि काफी महत्वपूर्ण चीज है। दूसरी बात, एक नया टॉपिक और है, वी शेप्ड रिकवरी चर्चा में है, इकोनॉमी से संबंधित शब्द है, आ सकता है। इसका मतलब जब हमारी इकोनॉमी कोविड से जब निकल रही थी, कोविड धीरे धीरे खत्म हो रहा था, तो वी शेप रिकवरी की बात की जा रही थी। उसके साथ साथ एल शेप, यू शेप, डब्ल्यू शेप, के शेप रिकवरी की भी बात की जा रही थी। तो अभी चर्चा में क्यों है कि वी शेप रिकवरी? तो वी शेप रिकवरी चर्चा में इसलिए है कि जो इंडियन सिविल एविएशन सेक्टर है उसने वी शेप रिकवरी के माध्यम से क्या किया है, अपने आप को रीग्रोथ की है। तो वी शेप रिकवरी का मतलब ये रहता है, मान लो आपका वी शेप ये बना है, मान लो ये बना है, पहले आप कहां गए, आप बिल्कुल क्रैश में चले गए। इस बात को समझो, पहले वी है, आप यहां थे, आपकी इकोनॉमी यहां पे चल रही थी, आप बिल्कुल क्रैश में चले गए, यहां पे आपका क्रैश हो गया। क्रैश होने के बाद आपने जस्ट क्या की, ग्रोथ की, तो वापस आप क्या आ गए, अपनी पटरी पे आ गए। तो टाइप ऑफ इकोनॉमीज रिसेशन रिकवरी विच रिसेंबल वी शेप, इसका मतलब है कि प्रीवियस पीक पे आफ्टर आपको डिक्लाइन देखने को मिला, बहुत साफ डिक्लाइन देखने को मिला, और डिक्लाइन होने के बाद आप वापस अपने उसी पॉइंट पे आ गए जहां पे आप थे, तो इसको बोलते हैं वी शेप रिकवरी। तो ऐसा इंडियन सिविल एविएशन सेक्टर ने किया है कि वी शेप रिकवरी का मतलब है आप पहले जिस इनिशियल पॉइंट पे थे वापस उसी इनिशियल पॉइंट पे आ गए, वहीं से आपकी इकोनॉमी ग्रोथ करने लगी, तो उसको बोलते हैं वी शेप रिकवरी। ठीक है, इसके साथ साथ जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, एम्प्लॉयमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग डेटा है, इसमें भी हमको वी शेप रिकवरी हमको देखने को मिली है। एक आपको एल शेप रिकवरी देखने को मिलेगी। एल शेप का मतलब है, जैसे आप यहाँ देखो, ये आप पहले इस तरह से आपकी इकोनॉमी ग्रोथ कर रही थी, पहले आप नीचे गए फिर आप चले गए, तो आप कभी क्या कर पाओगे, आप वापस पटरी पे नहीं आ पाओगे, आप वापस से रीग्रोथ नहीं कर पाओगे, आप ऐसे आए आप ऐसे ही चलते रहोगे। इसका मतलब है इकोनॉमी नेवर फुल रिकवर, इकोनॉमी कभी फुल रिकवर नहीं होगी, इसको बोलते हैं एल शेप रिकवरी। फिर आपको यू शेप रिकवरी मिलेगी। अब जो यू शेप रिकवरी है वो उसमें वी शेप की अपेक्षा रिकवर तो होगी, लेकिन वी शेप की अपेक्षा आपको इसमें स्लो रिकवरी देखने को मिलेगी, कि आप वी यू को आप ऐसे देखते हो, जबकि वी क्या है तो डायरेक्ट ऐसा होता है। फिर एक जेट टाइप रिकवरी देखोगे, पहले जो इकोनॉमी आपकी यहाँ थी, फिर आप यहाँ आ गए, फिर आप पॉइंट पे आ गए, फिर आप थोड़ा सा आपने ग्रो किया, तो आपने जो आपका जो मतलब कि डिक्लाइन का पीरियड था वहां पे आप फॉल में चले गए, लेकिन जब आपकी इकोनॉमी रीग्रोथ हुई तो वहां पे पुनः आपने उसी प्राप्ति कर ली, तो प्री क्राइसिस लेवल पे आप क्या आ गए, वापस आ गए, तो उसको बोलते हैं जेड शेप रिकवरी। जेड शेप रिकवरी में आपको रिस्ट्रिक्शन लिफ्टेड, आपको जेड शेप रिकवरी का मतलब ये है कि आपको बहुत सारे केसेस में पैरालिसिस देखने को मिलेगा, पहले अप्स आएंगे, फिर डाउन्स आएंगे, अप्स आएंगे, डाउन्स आएंगे, फिर बाद में आप क्या कर जाओगे, रिकवर कर जाओगे। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। और जो आपको इस टाइप की रिकवरी आपको देखने को मिलेगी, स्मूथ बोलते हैं इसको, जिसकी रिकवरी जो लॉन्गर होती है वी शेप की अपेक्षा भी, माने वी शेप की अपेक्षा लॉन्गर होती है,
और यू शेप की अपेक्षा क्या होती है, फास्टर होती है। आप स्मूथ को क्या कर सकते हो, भी और यू के बीच में रख सकते हो, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो हमने सारी रिकवरी का शेप पढ़ लिया, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एक आई थिंक एक और रह गई है के। हाँ, के रिकवरी का मतलब है कि डिफरेंट डायरेक्शन में, मतलब कि इकोनॉमी में बहुत सारे सेक्शन होते हैं जिसमें आपको मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिलेगा, सर्विस देखने को मिलेगा, और भी चीजें आपको देखने को मिलेंगी अदर में। तो आपको मान लो मैन्युफैक्चरिंग तो डिक्लाइन कर रहा है, लेकिन आपका जो सर्विस सेक्टर है वो आपका ग्रोथ कर रहा है। मतलब कि कुछ इकोनॉमी के सेक्टर डिक्लाइन कर रहे हैं, कुछ इकोनॉमी के सेक्टर क्या कर रहे हैं, रीग्रोथ कर रहे हैं। तो इसको बोलेंगे क्या, के प्रकार की रिकवरी। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखेंगे। तो ये हमने पढ़ा। अब हम पढ़ लेते हैं समक्का सारालम्मा यात्रा, जो कि चर्चा में है, फेस्टिवल है जो कि तेलंगाना में हमको देखने को मिलेगा, ट्राइबल फेस्टिवल हमको देखने को मिलेगा। और ट्राइबल में इसको आपको कोया ट्राइब है वो क्या करती है, इस फेस्टिवल को मनाती है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। और कोया ट्राइब आपको ईस्टर्न घाट में देखने को मिलेगी, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, इस प्रकार की ट्राइब आपको देखने को मिलेगी। इसको जो ये वाला जो फेस्टिवल है वो आपको फाइट देखने को मिलती है मदर्स और डॉटर में, जो समक्का है, सारालम्बा है, अगेंस्ट द जो काकतीय डायनेस्टी थी उनके अगेंस्ट, इसलिए हम इसको मनाते हैं। इस फेस्टिवल को आपको सेकेंड लार्जेस्ट फेस्टिवल ऑफ इंडिया का बोल सकते हैं आफ्टर द कुंभ मेला। इसको सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी फेस्टिवल बोलते हैं तेलंगाना में, जो कि कोया ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इस बात को ध्यान रखेंगे किस राज्य से संबंधित है और किस ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है, केवल इतना ही आपको याद रखना है। दूसरा प्रोजेक्ट नीलगिरी तहार चर्चा में है। तमिलनाडु के द्वारा इसको सेव करने के लिए, इसका डेवलपमेंट करने के लिए नीलगिरी तहार का प्रोजेक्ट नीलगिरी तहार लॉन्च किया है। और इसकी पॉपुलेशन का जो डिक्लाइन हो रहा है उसको रिस्टोर करने के लिए भी तमिलनाडु की सरकार ने इसका प्रोजेक्ट तहार, नीलगिरी तहार लॉन्च किया है। इसकी कॉस्ट हमको 25.1 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगी। इसको 2022-27 के पीरियड तक इसको इंप्लीमेंट करने का प्रयास किया जाएगा। नीलगिरी तहार ओनली माउंटेन अनगुलेटेड आपको देखने को मिलेगी, जिसके पास होप्स आपको देख पाएंगे, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इनको होप्स बोलते हैं। साउथर्न इंडिया में आपको 12 स्पीसीज इसकी देखने को मिलेगी, उनमें से ए वाली क्या है, होप्स के साथ आपको माउंटेन में देखने को मिलेगी। स्टेट एनिमल तमिलनाडु का है, इसलिए इसको संरक्षण करने का प्रयास किया जाता है। वेस्टर्न घाट का क्या है, इंडेमिक है, और इसको लोकली क्या बोलते हैं, बराइड्यू बोलते हैं। तो इस शब्द को याद रखेंगे। और आईयूसीएन की लिस्ट में क्या है, इंडेंजर कैटेगरी में ही शामिल है, तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। दो बातें महत्वपूर्ण है इसमें, प्रोजेक्ट नीलगिरी तहार किस स्टेट से है, और इसमें होप्स पाए जाते हैं जो कि माउंटेन में आपको देखने को मिलती है, केवल यही है। तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है, वेस्टर्न घाट का इंडेमिक है, लोकली इसको ब्राइडो बोलते हैं, इंडेंजर कैटेगरी में इसको आईयूसीएन की लिस्ट में शामिल किया जाता है। तो ये हमने पढ़ा, इस बात को ध्यान रखेंगे आप। दूसरा, वंदे मेट्रो हाइड्रोजन ट्रेन सरकार की योजना है कि हम एक ऐसी वंदे मातरम, जो हमारी वंदे मातरम जो ट्रेन है, वंदे भारत जो ट्रेन है, उसकी तर्ज पर क्या बनाए, एक वंदे मेट्रो बनाए जिसको हाइड्रोजन पर संचालित हो। और ऐसा प्लान सरकार कर रही है कि इसको 2030 तक बनाने का प्रयास हम करेंगे। जर्मनी ऐसा पहला राष्ट्र है जिसने, फर्स्ट कंट्री है जिसने हाइड्रोजन पावर्ड क्या बना ली, ट्रेन बना ली। अगस्त में उसको संचालित भी किया। तो सब इस आपको याद रखेंगे, कभी स्टेट पीसीएस में कभी कभी पूछ लेते हैं। इसका मतलब है कि आपको इसमें नॉइस जो लेवल है बहुत कम देखने को मिलेगा, और इसमें जो पॉल्यूशन है वो आपको जीरो लेवल का, नो पॉल्यूशन इमिट होगा। क्यों इमिट होगा, क्योंकि जो हाइड्रोजन का जो सिस्टम हम चलता है, हाइड्रोजन की कैपेसिटी है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसमें स्पेशली ग्रीन हाइड्रोजन पे फोकस किया जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन पे आप केवल इतना भी याद रखो कि ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब ये हो रहा है कि इसमें जो ग्रीन एनर्जी है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी है, जैसे सोलर एनर्जी है, बाइंड एनर्जी है, तो इनका उपयोग करने के लिए इसके उपयोग के द्वारा हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाता है। मान लो यहाँ पे हमने विंड एनर्जी लगा दी, यहाँ से हमने सोलर एनर्जी लगा दी, और इस ग्रीन एनर्जी का उपयोग करके हमने हाइड्रोजन को
एक ऑक्सीजन और H2 में हमने अलग अलग कर लिया, और H2 कहाँ गया, हमारा एक टैंक में हाइड्रोजन स्टोर हो गया। बाद में फ्यूज सेल के माध्यम से इसने कार्य करना प्रारंभ किया, और इसमें आउटपुट के रूप में कोई ग्रीन हाउस गैस का मिशन नहीं होता है, नो पॉल्यूटेंट इसके माध्यम से निकलते हैं। तो काफी पर्यावरण के लिए क्या है, काफी लाभकारी है, मतलब कि पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगा। इसलिए अधिकांश सरकारें ये कर रही हैं, ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर अधिक से अधिक रिलाई करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन हाइड्रोजन के समक्ष समस्या ये है कि काफी ये क्या होता है, विस्फोटक होता है। तो इसलिए इस पे और रिसर्च की आवश्यकता है। तो इसकी जो विस्फोटकता है इसको कम किया जा सके, क्योंकि कभी इसमें बहुत सारी ट्रेन चलेंगी मान लो हाइड्रोजन के ऊपर, तो इसकी विस्फोटकता आधार पर कभी ना कभी उसमें विस्फोट हो सकता है। तो इसे स्टोर करना काफी कठिन रहता है, इसको मतलब कि बहुत सारी चीजें रहती हैं, मैन पावर हमारे पास कम रहता है। ठीक है, तो इस सारी समस्याओं को दूर करने के लिए अभी रिसर्च की और आवश्यकता है, ताकि हम इसका उपयोग सस्टेन रूप से इसका कर सकें। ठीक है, अब शब्द आते हैं, कभी कभार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन और टर्क्यूनोइस हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है। ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब होता है जब आप सोर्स के रूप में क्या करेंगे, मीथेन और कोल लेंगे, तो उसको बोलेंगे ग्रे हाइड्रोजन। अब ग्रे हाइड्रोजन आपने मीथेन और कोल लिया तो इसमें ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होगा ग्रे हाइड्रोजन बनाने के क्रम में। जब आप सोर्स के रूप में मीथेन और कोल लेंगे तो आप में SMR मतलब कि गैसिफिकेशन की प्रक्रिया के द्वारा आप कार्बन को 85 से 95 के बीच आप उसको कैप्चर कर पाएंगे। तो ग्रीन हाइड्रोजन के अपेक्षा ब्लू हाइड्रोजन में जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है, कार्बन का जो इमिशन है, वो तो हमको कम लेवल पे देखने को मिलेगा। दूसरा, टर्क्यूनोस जो हाइड्रोजन होता है उसमें पायरोलिसिस की प्रक्रिया के द्वारा मीथेन को हम सोर्स के रूप में लेते हैं, तो इस प्रकार के हाइड्रोजन का उपयोग होता है। और ग्रीन हाइड्रोजन को हम पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया के द्वारा रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स लेकर, और इसमें जो ग्रीन हाउस गैस का मिशन है नहीं देखने को मिलता है, ना तो कार्बन का देखने को मिलेगा, ना तो कोई पॉल्यूटेंट इसके माध्यम से निकलेगा। तो चारों हाइड्रोजन हमने पढ़ लिए हैं, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, अब दूसरा, पोलर वर्टेक्स चर्चा में रहा। जैसे अभी आपको अमेरिका में, यूरोप की कुछ कंट्री में आपको जो स्नोफॉल है वो हाई लेवल पे देखने को मिल रहा है, तो इसलिए पोलर वर्टेक्स चर्चा में रहा। तो इसका क्या कारण है? पोलर वर्टेक्स जैसा आप देख पा रहे हैं, ये विंड आपको चलती है। तो पोलर वर्टेक्स क्या करता है, जो कोल्ड एयर रहती है उसको कैप्चर करके रखता है। ये स्टेबल है, नॉर्मल कंडीशन है। तो इस कोल्ड एयर के इस कैप्चर के कारण जो आपको कनाडा, अमेरिका का रीजन, आपको यूरोप की कुछ कंट्री का रीजन देखने को मिलेगा, जो अधिक जो ठंडी हवाएं हैं इस रीजन में नहीं आ पाती हैं। किसके कारण? स्टेबल पोलर वर्टेक्स के कारण। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, स्टेबल पोलर वर्टेक्स के कारण ये ठंडी हवाएं, और ये लो प्रेशर का केंद्र रहता है, एक साइक्लोन की तरह ही कार्य करता है। बस अभी समझने के लिए इतना कर सकते हैं कि निम्न दाब का केंद्र रहता है, लो प्रेशर का केंद्र रहता है, और हवाएं किधर से किधर आपको इधर से इधर डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेंगी। तो इसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या पड़ता है कि जो अमेरिका, कनाडा, यूरोप की कुछ कंट्री है, वहां पे कोल्ड जो हवाएं हैं वो नहीं आ पाती हैं, जिसके पास अपेक्षाकृत वहां पे ठंड कम पड़ती है। मान लो ये पूरा बंधन टूट गया, और टूटेगा कब? जब क्लाइमेट चेंज होगा, जब टेम्परेचर यहाँ का राइज हो जा जब यहाँ का टेम्परेचर राइज होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो जो बंद है, ये वाला जो आपको ये क्लॉक, ये आपको जो देखने को मिलेगा, तो इसके कारण क्या होगा, ये इधर आने की कोशिश करेगा। अब ये इधर आने की कोशिश करेगा तो अमेरिका के नीचे आने की कोशिश करेगा। अमेरिका की, यूरोप की कुछ कंट्री में क्या करेगा, ये बहुत ठंडी हवाएं लेके आएगा, जिसलिए यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में आपको स्नोफॉल देखने को मिलता है, और आम जन को काफी हानि होती है। तो ये इसका कंटेक्स्ट था, इसके कारण ही वहां पे क्या हो रही है, अभी स्नोफॉल आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक, बस इतना आपको याद रखना है, इससे ज्यादा नहीं याद आपको नहीं रखना है। ठीक, तो जैसा आपने यहाँ हम देखा वो यहाँ पे लिखा है। जैसे यहाँ पे देखेंगे, लार्ज स्केल अपर लेवल पे साइक्लोन देखने को मिलेगा। फर्स्ट लार्ज स्केल नियर वन और बोथ ऑफ अर्थ पोल पे आपको देखने को मिलेगा। ऑलवेज एग्जिस्ट एट द पोल बट वीकेन इन समर, मतलब कि पोल पे एग्जिस्ट तो हमेशा करेगा, लेकिन समर और विंटर में, मतलब कि समर में क्या होगा, वीकन हो जाएगा, और विंटर में जाके क्या हो जाएगा, फिर से मजबूत हो जाएगा, मतलब कि स्ट्रेंथन हो जाएगा। मेनी टाइम इन विंटर ए पीस ऑफ वर्टेक्स ब्रेक ऑफ is sent to southern with the jet stream
विच इज व्हाट इज हैपनिंग नाउ। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जेस्टर स्ट्रीम के द्वारा इसमें बहुत सारी चीजें निगेटिव रूप से भी आपको देखने को मिलेंगी, तो इसलिए चर्चा में था, ये हमने पढ़ा। ठीक है, चलो याद रखेंगे। अब दूसरा क्या है, कॉटन इंडस्ट्री चर्चा में है। कॉटन का एक संबंधित आर्टिकल आया था, तो हम इसको कॉटन के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहली बात पढ़ते हैं कि जो कॉटन में टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री है वो आपको सबसे अधिक मात्रा में गुजरात में देखने को मिलेगा, फिर आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, फिर आपको तेलंगाना में, फिर आपको कर्नाटका में, फिर आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो ऊपर से चलेंगे आप, गुजरात, महाराष्ट्र, फिर आपको इधर तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। इस रीजन में सबसे अधिक क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक सॉइल आपको सबसे अधिक मात्रा में देखने को मिलेगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब इसकी क्लाइमेट कंडीशन क्या होती है, हाई टेम्परेचर चाहिए, आइडियली 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास, लॉन्ग वेजिटेशन पीरियड होना चाहिए, सनशाइन स्पष्ट होनी चाहिए, सनशाइन अधिक मात्रा में होनी चाहिए, ड्राई क्लाइमेट होना चाहिए, और मिनिमम जो रेनफॉल आपको देखने को मिलता है 500 मिलीमीटर के आसपास, या इरिगेशन की फैसिलिटी उपलब्ध होनी चाहिए। सॉइल डीप सॉइल होनी चाहिए, हैवी क्ले सॉइल होना चाहिए। कॉटन जो ब्लैक सॉइल इसके लिए काफी आइडियल रहती है, फर्टाइल सॉइल रहती है, ये काफी महत्वपूर्ण होती है, इसी कारण इस रीजन में सबसे अधिक प्रोडक्शन हमको देखने को मिलता है। वाटर लॉकिंग नहीं होनी चाहिए। क्रॉप डेवलपमेंट क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग, रूट ग्रोथ इन फर्स्ट 2 वीक में हो जाती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेचुरल वर्ड सेटिंग हो जाती है, अप्रोक्स 1/3 फ्लावर डेवलपमेंट वॉल बन जाते हैं, इस बात को। और प्लांट जो कंपनसेट फॉर डैमेज थ्रू द इंक्रीज ग्रोथ, मतलब कि प्लांट अगर इंक्रीज ग्रोथ करते हैं तो उसके कारण भी जो प्लांट हैं वो क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अब हमारे देश में बीटी कॉटन उपलब्ध किया जा रहा है, जो कि जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अब बीटी कॉटन उपलब्ध किया रहा है, जैसे कि पिछले लेक्चर में पढ़ा कि DMH11 को भी अनुमति देने की प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी मिली नहीं है, केवल अभी ट्रायल के लिए अनुमति दी गई है, तो अभी ट्रायल चल रहे हैं इसके बारे में। तो अभी केवल कौन सी फसल है हमारे देश में, केवल बीटी कॉटन। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। दूसरी बात, सेप्सिस चर्चा में है, एक क्या है, डिसीज है। इस डिसीज में क्या होता है, ये आपकी सेल को क्या कर देता है, डेथ कर देता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, काफी खतरनाक, काफी डेडली क्या है, डिसीज है, लाइफ को खत्म कर सकती है। इस प्रकार की डिसीज आपको देखने को मिलती है जब आपका इम्यून सिस्टम काफी ओवर रिएक्टिव कार्य करने लगता है, ओवर रिएक्टिव हो जाता है किसी इन्फेक्शन के अगेंस्ट, तो वो इन्फेक्शन के साथ साथ आपके जो टिश्यू है, ऑर्गन है, उनको भी खत्म कर देता है, उनको टारगेट करके। तो इसके कारण क्या हो जाता है, आपकी जो टिश्यू है, ऑर्गन्स हैं, वो खत्म हो जाते हैं, तो आपकी डेथ भी हो सकती है। और जो अफेक्टेड एरिया है, ब्रेन हो सकता है, लंग्स हो सकता है, हार्ट हो सकता है, लीवर, किडनी हो सकता है, कैपिलरी हो सकता है, ब्लड क्लॉटिंग भी हो सकती है। तो इसके कारण क्या होता है, मान लो बैक्टीरिया है, आपका इम्यून सिस्टम सेल आई, ब्लड जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, वो आपस में इन्होंने क्रिया की, रिएक्शन किया, लेकिन आपका जो इम्यून सिस्टम है काफी ओवर रिएक्टिव हुआ, और इसके कारण जो मतलब कि वेसल्स है, उनमें उनसे श्रिंकेज आ गई, उनमें आपको लीकेज आपको देखने को मिला, जिसके कारण क्या हो गया, आपका बहुत सारी चीजें नेगेटिव रूप से आपके ऑर्गन इफेक्टेड हुए, तो इसके कारण आपकी डेथ भी हो सकती है। तो ये काफी सेप्सिस आपकी ये डिसीज काफी डेडली है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। कारण क्या है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है ओवर एक्टिव हो गया। ठीक है, इसमें फर्स्ट इसके बारे में 2700 साल पहले पता चला। अभी तक आपके पास 7,50,000 के पीपल यूएस में इसके इन्फेक्टेड हैं, और नियरली 50 मिलियन पीपल ग्लोबली ईच ईयर आपको इन्फेक्टेड देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब इसमें कारण क्या होता है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर होता है, जो कि साइटोकाइन का बना रहता है, जो कि पोटेंट करता है। ट्यूमर न्यूरोसिस फैक्टर का मेन उद्देश्य रहता है कि जो आपकी ट्यूमर सेल्स हैं उनको खत्म करने का प्रयास करता है, और जो भी आपकी सेल्स को बैक्टीरिया कोई इन्फेक्ट करता है तो उसको भी नेगेटिव रूप से वो खत्म करने का प्रयास करता है। तो अगर ये नॉर्मल रूप से काम करे तो आपकी जो टिश्यू है, आपके सेल्स हैं, आपके इम्यून सिस्टम के द्वारा आपकी बॉडी को हेल्थी रखेगा, रीजनरेशन करेगा, आपकी बॉडी को सरवाइव करेगा, आपके टिश्यू को सरवाइव करने में मदद करेगा, अगर ये नॉर्मल रूप से काम करे तो। अगर इसने
अब नॉर्मल रूप से काम करना स्टार्ट कर दिया, अनकंट्रोल हो गया, तो आपकी जो इम्यून सिस्टम को क्या करेगा, आपकी इम्यून सिस्टम को क्या करेगा बेटा, एक सेकंड, इम्यून सिस्टम को क्या करेगा, ओवर एक्टिव कर देगा, और आपकी जो नॉर्मल सेल्स है, आपकी जो नॉर्मल टिश्यू है, उसको खत्म करने का प्रयास करेगा। तो आपकी इसका क्या होगा, आपकी डेथ भी इसके द्वारा हो सकती है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आपसे ये शब्द पूछा जा सकता है, ट्यूमर ने नेक्रोसिस फैक्टर क्या है, तो आप बता देंगे, ठीक है। ओमेगा सेंचुरी चर्चा में है। ओमेगा सेंचुरी ये डिटेक्ट हुआ है, क्या है, एक स्टार है। इस मतलब कि ओमेगा सेंचुरी नहीं डिटेक्ट हुआ है, एक मतलब कि स्टार इस ओमेगा सेंचुरी में डिटेक्ट हुआ है, ठीक है, जिसको ग्लोबुलर क्लस्टर बोलते हैं, जो कि हमारे मिल्की वे में देखने को मिलता है। तो इस रीजन में हमको एक स्टार डिटेक्ट हुआ है। स्पेरिकल शेप में हमको ये ग्लोबुलर आपको क्लस्टर देखने को मिलेगा। इसमें मिलियंस ऑफ स्टार बॉन्ड आपस में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। गैलेक्सी आपको पता ही है, इसमें क्या होते हैं, एक सिस्टम है स्टार का, स्टेलर का, इंटरस्टेलर गैस, डस्ट, डार्क मैटर का। तो इसमें आपस में ग्रेविटी के द्वारा आपस में बाउंड रहते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और जो हमारी मिल्की वे है, उसमें 100 बिलियन 400 बिलियन के आसपास या फिर इससे अधिक भी आपको स्टार्स देखने को मिलेंगे। इसको गैलीलियो गैलीली ने 1610 में टेलीस्कोप के द्वारा खोजा। ओमेगा सेंचुरी क्या है, हमने बताया ग्लोबुलर क्लस्टर है, जो कि आपको 1677 में एडमंड हैली के द्वारा इसके बारे में बात की गई, जो कि 17,090 के आसपास, लाइट ईयर के आसपास आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, केवल ओमेगा सेंचुरी याद रखेंगे, इससे ज्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना है। दूसरा, रोड एक्सीडेंट के बारे में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई, इसमें काफी महत्वपूर्ण चीजें हैं, और एक एनुअल रिपोर्ट पब्लिश हुई। इसमें कहा गया कि नंबर ऑफ एक्सीडेंट, फैटेलिटी और फैटल एक्सीडेंट इंजुरीज में हम के बारे में इसको हमें एक रिपोर्ट मिलती है। और इसके कुछ हाईलाइट है कि हमारे यहाँ जो रोड एक्सीडेंट है 8.1% के आसपास डिक्रीज हुए हैं, और इंजरीज हमारे यहाँ जो 14.8% के आसपास 2021 में क्या हुई है, इन डिक्रीज हुई हैं 2019 की अपेक्षा। फैटेलिटीज जो हमारी अकाउंट ऑफ रोड एक्सीडेंट में ये इंक्रीज आपको देखने को मिला है 1.9% के आसपास, करस्पॉन्डिंग टू 2019 की अपेक्षा। 2020 में अनप्रेसिडेंटेड डिक्रीज आपको एक्सीडेंट, फैटेलिटी, इंजुरीज कोविड 19 के द्वारा आपको देखने को मिला। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक, उसके बाद आपको तमिलनाडु में इस प्रकार की फैटेलिटीज एक्सीडेंट में आपको देखने को मिलेंगी। अब कुछ सरकार के द्वारा इनिशिएटिव भी लिए गए हैं। रोड सेफ्टी प्रोग्राम, जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा कैपेसिटी बिल्डिंग स्टेट की जाती है। इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस, जो कि एक्सीडेंट के डाटा को एनालाइज करता है और रोड सेफ्टी को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड अंडर मोटर व्हीकल एक्ट 2019 सरकार के द्वारा इसमें अमेंड किया गया, और इसको नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड को गठन करने का प्रयास किया गया। डिस्टिंग जो डिस्ट्रिक्ट है उस लेवल पे ड्राइविंग सेंटर बनाने की बात की गई। दूसरा, रोड सेफ्टी के बारे में आउटस्टैंडिंग वर्क करने के लिए अवार्ड देने की भी बात की गई। और इंडिया की ब्रेजिलिया डिक्लेरेशन है, जो कि रोड सेफ्टी के लिए लाया गया है, उसका क्या है, सिग्नेचरी भी है। तो इस शब्द को याद रखेंगे। ब्रेजिलिया डिक्लेरेशन किससे संबंधित, तो आप बता देंगे रोड सेफ्टी से संबंधित है, ये महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है। दूसरी बात, डाइबैक डिसीज चर्चा में है, जो कि आपको नीम में देखने को मिलेगी। इसकी लीव्स, टिंगब्लाइट, डाइबैक, जो कि तेलंगाना में हमको देखने को मिली। ये नीम क्या है, महोगनी फैमिली से आपको मिलीसिया देखने को मिलेगा। वर्ल्ड लेवल पे इसके एवरग्रीन फॉरेस्ट है। इसकी हाइट ऑफ 30 मीटर टॉल, 2.5 मीटर इसकी ग्रोथ होती है। सॉइल में इसकी जो रूट्स होते हैं काफी डीपली रहते हैं। एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, अदर वर्सटाइल इसमें प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगी। और ये वाली जो डिसीज है, डाइबैक डिसीज, ये लीफ, ट्विंग्स और इनफ्लोरेसेंस को क्या करती है, इफेक्ट करती है। ऑलमोस्ट 100% इसकी जो फ्रूट है प्रोडक्शन है वो लॉसेस हमको देखने को मिलता है, ठीक है। और फंगी के द्वारा क्या होती है, स्प्रेड होती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, इथाइलिन ग्लाइकोल चर्चा में है। उज्बेकिस्तान में के समरकंद में इस एथाइलिन, जो कि कोल्ड सिरप है, जो कि भारत में बनी हुई है, इसके कारण क्या हुआ है, 18
चिल्ड्रन की क्या हो गई है, डेथ हो गई है। इससे पहले हमने एक न्यूज पढ़ी थी ना कि अफ्रीका में कुछ चिल्ड्रन की 100 से अधिक चिल्ड्रन की डेथ हो गई थी भारत में बनी इस सिरप के द्वारा, जो कि कोल्ड सिरप थी। ठीक है, तो इसी प्रकार की घटना हमको उज्बेकिस्तान में देखने को मिली। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है उज्बेकिस्तान की मैपिंग। तो उज्बेकिस्तान आपको इधर देखने को मिलेगा और ये आप इसकी सीमा आपको कजाकिस्तान से लगेगी। ठीक है, ये इसकी सीमा आपको कजाकिस्तान से देखने को मिलेगी, ये वाला। और नीचे आपको तुर्कमेनिस्तान से देखने को मिलेगी, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान से देखने को मिलेगी। एक बात याद रखेंगे कि उज्बेकिस्तान की सीमा आपको कैस्पियन सी से नहीं लगेगी। इधर कैस्पियन सी की सीमा किस किस से लगेगी, तुर्कमेनिस्तान से लगेगी, कजाकिस्तान से लगेगी, अफगानिस्तान से लगेगी, ईरान से लगेगी। और आप कमेंट करके बताएंगे दो राज्य और हैं, तीन और हैं, दो और हैं कि उनकी सीमा कौन कौन से हैं जो कैस्पियन से उनकी सीमा लगती है। ठीक है, एक मैं बता देता हूं रसिया, दूसरा आप बताइए। दूसरा भी मैं बता देता हूं कि अर्मेनिया और अजरबैजान के में से कोई एक है, उनकी सीमा कैस्पियन से लगती है। तो कमेंट करके आप मुझे बताएंगे कौन सा राज्य है। दूसरा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर चर्चा में है। अभी G20 की मीटिंग हमारे देश में होने वाली है, हम उसकी अध्यक्षता करेंगे। तो भारत सरकार का ये फोकस है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे बल दिया जाए, साइबर सिक्योरिटी पे बल दिया जाए, डिजिटल स्किल डेवलपमेंट पे बल दिया जाए, ताकि हम अधिक से अधिक जो साइबर सिक्योरिटी से संबंधित घटनाएं हमको देखने को मिलती हैं उसमें हमको कमी देखने को मिले। और इसके साथ साथ स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन भी सरकार के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसका मतलब है कि आम जनों में इसके संबंध में अवेयरनेस बढ़ाना और सिटीजन को स्टे सेफ फील कराना। ठीक है, तो ये DIA किससे संबंधित है, G20 से। और इसका मतलब है कि आइडेंटिफाई करना, रिकॉग्नाइज करना, इनेबल करना और इनोवेटिव जो भी इन्वायरमेंट है उसको क्या करना, डिजिटल टेक्नोलॉजी के संबंध में बात करना। स्टार्टअप G20 नेशन के बारे में आपस में कोलैबोरेशन के द्वारा इसको डेवलप करना है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।